एंथैल्पी के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब बातें हम जानते हैं। उसी में से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। इसी को पुराने जमाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में आपसे बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, एंड पीरियोडिक ट्रेंड क्या है और इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या है, एंड साथ में ये भी बात करेंगे कि इसके एक्सेप्शन क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अगर वापस से हम एक इमेजिन कर रहे हैं एटम विच इज टर्म्ड एज द गैसियस आइसोलेटेड एटम, अगर ये गैसियस आइसोलेटेड एटम है और हम इसके 1 मोल्स को 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट टर्न्स आउट टू बी X माइनस। आई रिपीट, X गैसेस आइसोलेटेड स्टेट में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो X माइनस बना। यही कहानी 1 मोल के लिए डिफाइन करने पर एक यूनिट आ जाएगी, एक डेफिनेट एनर्जी आ जाएगी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी कहेंगे। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज नाउ। आई रिपीट, दिस इज GR। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज नाउ। गैसेस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में जब हम ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होंगे तो X माइनस 1 चार्ज आ जाएगा। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या फिर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। What do we mean by exothermic and endothermic? That means either we need to supply energy to it or some energy get released during this process. जब एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी एटम को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एनर्जी लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? जिससे उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये एक साइकिल है, एक पेंडुलम है, that is about the stability and energy. If a chemical species is releasing some energy, in that case it is attaining stability. So to lose or to shed out the energy is the basic principle behind the formation of bonds, behind the any change of electronic change, gain or loss of electron. इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस करने का एक बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो यहां पर भी हम यही कह रहे हैं, अगर इस X ने आसानी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। इन दैट केस ये जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी होती है, इसको डेल्टा H Eg से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होना चाहिए नेगेटिव। दैट मींस एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें एनर्जी देनी पड़ जाए। अगर एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, हम जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर सप्लाइंग एनर्जी टू इट। So either delta HEG, that is electron gaining enthalpy, is negative or positive. पुराने जमाने में इसी प्रोसेस को हम ऐसा माना करते थे, इन द ओल्डर एरा हम ये माना करते थे कि जो एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज ही होगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस आइसोलेटेड एटम is known as electron affinity. इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार शो करना, अफेक्शन शो करना, अट्रैक्शन शो करना। So electron affinity is one aspect, but जरूरी नहीं है हर बार कि एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन, कई बार ऐसा भी होगा कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होंगे और एनर्जी देनी पड़ रही होगी। इसलिए जो बेटर टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। एंड मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सम एनर्जी की सोर्स, हीट की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो इस तरह से 2 कहानियां बनी, डेल्टा Hg नेगेटिव, पॉजिटिव। ये डेल्टा Hg नेगेटिव कब होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इजीली एक्सेप्टेड। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड इजीली, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर बार एनर्जी रिलीज को ही कहते हैं। एक और चीज यहां पर सीखते हैं, देयर इज नो टर्म लाइक सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम सीखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन देयर इज नो टर्म लाइक सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, क्योंकि अगर आप X माइनस में इलेक्ट्रॉन एक ऐड करने की कोशिश करेंगे, सो देयर इज नो चॉइस, हमें हर हालत में एनर्जी सप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी नहीं कहलाएगी। सो देयर इज ओनली वन टर्म, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, एंड देयर इज नो टर्म लाइक सेकंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, माइंड इट।
So is there any difference between electron affinity and electron gaining enthalpy? Yes, there is huge difference. पुराने जमाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करते थे, उसमें हम ये मान के चलते थे कि अगर किसी एक्स एलिमेंट को, एटम को, गैसेस आइसोलेटेड एटम को अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो 100% एक्स माइनस बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगी, उसी का नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ये हर केस में सही नहीं था, इसलिए हीलियम, नियोन जैसे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम 0 मान लिया करते थे। लेकिन ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आइदर एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ये हमने थ्योरेटिकली मान लिया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है तो मत लीजिए, हम उसको 0 मान लेते हैं, बट इट इज नॉट 0 इन द केस। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम अज्यूम कर रहे हैं कि एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी और अगर नहीं निकलेगी तो 0 होगी। यहां पर हम कह रहे हैं यस वेरी ट्रू, एनर्जी निकलनी चाहिए, बट समटाइम्स हमें एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। इन दैट केस उसे हम इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी बेटर टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, वो एनर्जी रिलीज ही होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी एक्सो और एंडो दोनों मानकर कैलकुलेट की जाती है। इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की जनरली जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर मोल होती है या किलो कैलोरी पर मोल होती है। इस फॉर्मेट में हम उसे डिफाइन करते हैं। There are 4 main factors which are affecting the electron gaining enthalpy and वो ही 4 factors हैं जो generally affect करते हैं बाकी periodic properties को, effective nuclear charge, screening effect, size and stability of half filled full filled। So इसको सीख लेते हैं। अगर effective nuclear charge ज्यादा है तो definitely इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करने वाला है, तो डेल्टा Eg की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव ज्यादा होनी चाहिए या पॉजिटिव कम होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को धक्का मार रहा है तो आने वाले को भी धक्का मारेगा, दैट मींस कम एनर्जी रिलीज होगी, आइदर इट विल बी मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव। थर्ड वन इज साइज, अगर जनरली ज्यादा है तो ऐसा पता चला है इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आना चाहेगा, तो या तो पॉजिटिव ज्यादा होगी या नेगेटिव कम होगी। और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के केस में डेल्टा HEG पॉजिटिव हुआ करेगी। ये 4 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इन फैक्टर्स को हमें याद करना पड़ेगा? जिसका कुछ ट्रिक भी है, इसका बहुत कॉमन सा ट्रिक है। आप ऐसा मान के चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से कोई एक्सेप्ट कर रहा है एटम, तो दैट मींस उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जितना इजीनेस ऑफ एक्सेप्टेंस होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एकदम बेसिक आइडिया रखिएगा। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा आसानी से लेना चाह रहा है, दैट मींस मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है इजीली, दैट मींस हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या कम एनर्जी रिलीज होगी। साइज अगर बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ चुकी होगी, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये कम एनर्जी रिलीज हो रही होगी या एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। एंड अगर कोई हाफ फिल्ड फुल फिल्ड है पहले, जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p3 पहले से ही हाफ फिल्ड है। नियॉन की बात करें तो इट इज 1s2 2s2 2p6, ये पहले से फुल फिल्ड है। इन दीज केसेस जो डेल्टा HEG होगा वो पॉजिटिव होगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उल्टा हमें देनी पड़ सकती है क्योंकि नियॉन नेवर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। So this is how factors affect the electron gaining enthalpy and the trick is you have to remember कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट की अगर बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर इन अ पीरियड बात कर रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि डेल्टा HEG की नेगेटिव वैल्यू बढ़नी चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन यहां आते आते ये बढ़ जानी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल सी कहानी है। लेकिन जो नोबल गैसेस हैं यहां पर हमारे लिए, उन सब के लिए ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब के सब फुल फिल्ड स्टेबल है। दैट्स व्हाई इन सभी के लिए डेल्टा HEG की नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 आएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस नो एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर रिक्वायर्ड भी है तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 मान के चलते हैं। तो हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू है।
Are you getting this? The difference between electron negativity, electron gaining enthalpy and electron affinity. Clear है सभी को? Electron affinity means what amount of energy is released, and electron gaining enthalpy is what amount of enthalpy is changed. Gain हुआ या loss हुआ is electron gaining enthalpy, और सिर्फ गेन हुआ, सिर्फ एनर्जी रिलीज हुई इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो देखिएगा यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सभी के लिए डेल्टा एच ईजी की वैल्यू पॉजिटिव होगी. ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा आप सभी अपने दिमाग में, ये ईजी पॉजिटिव होगी. एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, लेकिन अगर इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म्स में कहेंगे तो जीरो होगी. टॉप टू बॉटम इन जनरल टॉप टू बॉटम डेल्टा एच ईजी की नेगेटिव वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज. But there is some lafra into this, and what is the lafra? Let's see that. So periodic trend को exact values से हम देखने की कोशिश करते हैं यहां पर. जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा फर्स्ट ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन के लिए -73 है, लिथियम के लिए -60 है, -53, -48, -47, -46. ऊपर से नीचे जाने पर नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, as I told you. मान लीजिए अब अपन बात कर रहे हैं 16 ग्रुप की, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. यहां पर भी आप देख रहे हैं -141, -200. लफड़ा हो गया यहां पर, लफड़ा हो गया यहां पर, है ना. लफड़ा इज ऊपर से नीचे आने पर नेगेटिव वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वी आर एक्सपेक्टिंग टू डिक्रीज, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू माइनस में ज्यादा हो गई है. दैट मींस मोर एनर्जी इज रिलीज इन केस ऑफ सल्फर विद रिस्पेक्ट टू दैट फॉर ऑक्सीजन. अब देखते हैं फ्लोरीन के लिए. फ्लोरीन के लिए -328 है, होनी चाहिए थी, बहुत अच्छी बात है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन क्लोरीन is a lafra again here, and the lafra is -349 वैल्यू आ गई है इसकी. तो इसका मतलब जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. एंड व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? क्यों हो रहा है ये एक्सेप्शन? ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. पहली चीज समझ गए आप, ऊपर से नीचे आने पर नेगेटिव वैल्यू कम होनी चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिव वैल्यू बढ़नी चाहिए थी. दैट मींस मोर एनर्जी रिलीज हो रही थी लेफ्ट टू राइट, एंड टॉप टू बॉटम आने पर नेगेटिव वैल्यू यानी कि एनर्जी रिलीज कम होनी चाहिए थी. लेकिन यहां हम एक एक्सेप्शन देख रहे हैं, और ये एक्सेप्शन है किस जगह पर? आंसर है दिस एक्सेप्शन इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन थर्ड पीरियड. सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ये लफड़ा हो रहा है. एंड व्हाट इज दैट एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज, ये हम डिस्कस करते हैं. पॉइंट समझ में आ गया है. सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी फॉर फ्लोरीन का मॉड्यूलस, नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, घड़ा नहीं है, इज लेस देन द डेल्टा एच ईजी फॉर क्लोरीन. दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर इन अवर माइंड. यहां तक कोई डाउट है किसी को? सेम इज द केस विद ऑक्सीजन एंड सल्फर. अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों हो रहा है. पहले तो याद रख लीजिए क्या हो रहा है, फिर देखते हैं क्यों हो रहा है. तो एक्सेप्शन देखने को क्यों मिल रहा है इन थर्ड पीरियड एंड सेकेंड पीरियड, स्पेशली व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इस क्वेश्चन को हम जान लेते हैं. एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये फॉर 11th एग्जामिनेशन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. देखिएगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उनका साइज एक्सेप्शनली छोटा होता है. पहली बात, दैट साइज इज एक्सेप्शनली छोटा एंड इट इज वेरी स्मॉल. सो व्हाट? तो एक टर्म और सीख रहे हैं यहां पर हम, चार्ज डेंसिटी. वी आर लर्निंग अनदर फंक्शन, अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज डेंसिटी. ये क्या होती है? इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज. साइज बोले तो वॉल्यूम. फ्लोरीन का अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालें तो देखिएगा, इसमें फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो हमने 9 लिख दिया, और जो साइज होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब. इसी तरह से क्लोरीन की अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17. ये हम सिग्मा की बात कर रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी निकाल रहे हैं, और यहां आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. ध्यान से देखते हैं इस टर्म को. जो फ्लोरीन होता है उसके लिए जो साइज है वो 0.74 एंगस्ट्रॉम के करीब है, एंड फॉर दिस इज फॉर फ्लोरीन, एंड फॉर क्लोरीन इट इज 1 एंगस्ट्रॉम. अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व कि फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा आएगी, क्योंकि आर का क्यूब हो रहा है डिनोमिनेटर में, पॉइंट वाली चीज का क्यूब हो रहा है, तो वो ऊपर जाकर बहुत बड़ी टर्म बन जाने वाली है. इसका मतलब फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी इज मच मच हायर देन क्लोरीन की चार्ज डेंसिटी. एंड व्हाट चार्ज डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी.
जब फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस ड्यूरेशन में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो उसको रिपेल ज्यादा करेगा, उतनी आसानी से नहीं आने देगा, और जब आसानी से नहीं आने देगा दैट मींस लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। हाउ मच इट इज ओनली -328। बट क्लोरीन में साइज ठीक ठाक है, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्ट करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा अच्छा है उसका, इसलिए वो एक्सेप्ट करेगा और -349 एनर्जी निकलेगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन हियर, सीख लेते हैं इसका, याद कर लेते हैं इसको। ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, आई रिपीट, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, इट्स चार्ज डेंसिटी इज वेरी HIGH, very high. Due to exceptionally smaller size of fluorine, its electron charge density is very high. As a result, the incoming electron experiences greater force of repulsion. As a result, the incoming electron experiences greater force of repulsion or screening effect. That is the reason behind the less energy released during the addition of electron to the fluorine. सुन लिया है सभी ने, याद कर लिया है। Due to exceptionally smaller size of fluorine, the electron charge density of fluorine is very high, so the incoming electron experiences greater sigma. अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो आप सभी को पता है डेल्टा HEG की नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में। ऐसे ही क्वेश्चन फिर से ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के लिए बोलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। याद कर लेते हैं, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ डैश में फ्लोरीन भरा था पहले, अब ऑक्सीजन भर रहे हैं। ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन, इट्स इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, so the incoming electron experiences greater force of repulsion. As a result, less energy will be released. ये कहानी भी इसी में चल रही है। ध्यान से सुनिएगा, जब यही क्वेश्चन IIT या नीट या एम्स में बनता है तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें ऑर्डर। यहां पर ऑक्सीजन के लिए ऑर्डर, इस सीरीज के लिए 16 ग्रुप के लिए ऑर्डर क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा डेल्टा H की वैल्यू सल्फर के लिए आ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल ले तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज हो रही है। इसके बाद सिलीनियम में रिलीज हो रही है, फिर टेल्यूरियम में रिलीज हो रही है, फिर पोलोनियम में रिलीज हो रही है, एंड सबसे कम किसके लिए एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज। सबसे कम किसके लिए रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन के लिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हियर द ऑर्डर इज करेक्ट वन। हैलोजेंस के लिए ऑर्डर आ रहा है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन आ गया नेक्स्ट। ये कहां से आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। क्या हमें इन वैल्यूज को याद करना है, आंसर है नॉट नेसेसरी, लेकिन इस ऑर्डर को हमें जरूर याद रखना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर दीज टू ग्रुप, स्पेशली 16 ग्रुप के लिए और 17 ग्रुप के लिए। सो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट पढ़े हमने, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी या किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा होगी। ध्यान रखना है सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में ये एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेट मोर रिपेल्ड। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की बात हमने आपके साथ करी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एनसीईआरटी एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्यों हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी और इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ये सारी कहानी इस क्वेश्चन में है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है इन सभी की, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी दे रखी है, एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, एंड ऐसा मेटल पूछा है जो MX2 कंपाउंड बनाएगा यानी कि जिस डाइवेलेंट है, और ऐसा जो MX बनाएगा ऐसा मेटल पूछा है। देखिए ध्यान से सभी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दे रखी है 520, 419, 1681, 1008, 2372 एंड 732। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसका मतलब वो एक नॉन मेटल होगा, जितनी कम होगी इसका मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक मेटल होगा और ये एक नॉन मेटल होगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम दिस डेटा। दूसरा देखते हैं अपन इसी में, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा अच्छा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। देख पा रहे हैं आप सभी, तो दिस शुड बी द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एंड दिस शुड बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये हम समझ पा रहे हैं इन डेटा से। अगर किसी की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी
रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और ये तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन मेटल है, हाईली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और रिएक्टिव भी लीस्ट होना चाहिए। यानी कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे नॉन मेटल कौन सा है, रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। इसी में एक और चीज देखते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को सीखते हैं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो एलिमेंट जो ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, इस लीस्ट रिएक्टिव। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लीस्ट रिएक्टिव है उसका आंसर आ गया 5th। कैसे आया, समझ में आ गया है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। सेकंड, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसा मैं बता ही रहा हूं, ये तो बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जिसके लिए नेगेटिव ज्यादा आ रही होगी वैल्यू, दैट मींस द आंसर शुड बी थर्ड हियर। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, यही नॉन मेटल भी है और लीस्ट रिएक्टिव भी है, तो ये आंसर 5th फिर से आ गया। दो क्वेश्चन ए और डी दोनों का आंसर 5th आ रहा है, क्योंकि एक में एलिमेंट पूछा है और एक में नॉन मेटल पूछा है। नॉन मेटल इज ऑल्सो एन एलिमेंट। अब 5th क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो MX2 यानी कि डाइवेलेंट यानी कि +2 स्टेट में हैलाइड बना रहा होगा। आंसर जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस कम होगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। यहां पर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। लीस्ट जो डिफरेंस दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, इसका मतलब ये +2 स्टेट दिखाना चाहेगा, तो इस वाले का आंसर हो गया 6th। शायद समझ में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो +2 स्टेट दिखाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। सिमिलरली अगर मोनोहेलाइड की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ +1 स्टेट दिखाए +2 ना दिखाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहां पे देखिएगा 527 300 सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो इसलिए ये मोनोहेलाइड बनाना चाहिए। ये कोई लिथियम या सोडियम जैसा मेटल होना चाहिए जिसके आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। इन सम केसेस सेकंड भी अप टू सम एक्सटेंट सेकंड में भी ऐसा हो सकता है, but the most probably most appropriate answer is first. So in this way we have learned about the periodic properties में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में।